मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बहलने वाले नहीं हैं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए, आसमान चाहिए। सभी विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल। यदि आपको भी अपनी सफलता का झंडा गाड़ना है, अपने परिवार के होठों पर मुस्कान चाहिए, आपको भी चाहिए यदि खुले आसमान की तरह अपनी ज़िंदगी, फिर देर किस बात की, जुड़ जाइए हमसे व हमारे चैनल से। हम और आप मिलकर पहुंचाएंगे मंजिल तक। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अग्रिम कक्षाओं का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल सके। चैनल से अधिकतम दोस्तों, साथियों, मित्रों सभी को जोड़ते रहें। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर लाइक कमेंट कर दीजिए, जिससे हम अगली कक्षा आपके लिए लाने में और ऊर्जावान महसूस करें। आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो संदेश रासक ये क्या है? एक तो ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है, दूसरा ये जो है संदेश काव्य भी है। क्या है? संदेश काव्य। यानी क्या है? इस काव्य में यानी खंड काव्य में किसी को किसी के द्वारा संदेश भेजा गया है, और किसको भेजा गया है आप आगे देखेंगे। यानी ये जो रचना है किसकी है? अब्दुल रहमान की, और ये खंड काव्य की श्रेणी में आती है। यह काव्य कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है, यानी इससे प्रेरणा ग्रहण करके ही कवि ने लिखा था। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण किया है, और इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, उसी के संदेश की बात की गई है, और उसी की विरह कथा इसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10, 8। तो आलवार संत कितने हैं? ये 12 हैं। और आलवार ये जो संत हैं ये तमिल के कवि थे। कहाँ के थे? तमिल के। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है, और इनके जो पदों का संग्रह है उसका नाम क्या है? दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम के नाम से इनके पदों का संग्रह प्रसिद्ध हुआ है। फिर अगला है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो। तो ये जो कैमास वध है ये क्या है? एक समय है। और किस रचना का है? तो ये पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ का एक समय है। और पृथ्वीराज रासो ये क्या है? ये महाकाव्य है आदिकाल का। इसके रचनाकार महाकवि चंद वरदाई जी हैं। बीसल देव रासो नरपत नाल जी ने लिखा है। खुमाड़ रासो दलपत विजय जी ने लिखा है। परमाल रासो ये जगनिक की रचना है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से मशहूर है, आल्हा के नाम से। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु, महापुराण। तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया जो रामचरित का ग्रंथ है वो कौन सा है? पौमचर्यु। और ये रामचंद्रिका आप देख रहे हैं, ये रीतकाल के कवि केशवदास जी की रचना है। पौमचर्यु ग्रंथ की रचना जो है किसने की है? स्वयंभू नामक कवि ने। इनकी अन्य रचना है रिठड़ेम चरु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचर्यु में यानी उनके पुत्र जो है त्रिभुवन जी ने इसको पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता आप सब जानते हैं आदिकवि वाल्मीकि जी हैं। और अभी हमने आपको बताया था रामचंद्रिका रीतकाल के कवि केशवदास की रचना है, और महापुराण के रचयिता पुष्पदंत नामक कवि हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, पृथ्वीराज रासो की भाषा किस प्रकार की है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधि। तो पृथ्वीराज रासो ये महाकाव्य डिंगल की शैली में लिखा गया है, और अपभ्रंश तथा राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल
कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मिश्रण को पिंगल कहते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी है डिंगल और पिंगल के बारे में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राहुल वेल, हमीर रासो, बीसल देव रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो अपभ्रंश के प्रभाव से जो मुक्त हिंदी की रचना इनमें से है उसका नाम क्या है? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो ये नरपत नाल्ह जी के द्वारा लिखी गई रचना है, जो कब लिखी गई थी? 1155 ईस्वी में। ये एक प्रकार की श्रृंगारिक रचना है और हिंदी में 12 मासा का प्रथम बार वर्णन कहाँ मिलता है? इसी बीसल देव रासो नामक ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, पंडी साल सत्य बखाणई देहहि बुद्धि बसंत न जाणई, यानी ये पंक्ति किसकी है? तो हम विकल्प आगे देखते हैं। ये पंक्ति किसकी है? आपके सरहपाद की है। पंडित सकल सत्य बखाणई देहहि बुद्धि बसंत न जाणई। और ये काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि, हिंदी के प्रथम कवि जिनको माना जाता है वो हैं सरहपा जी, और उन्हीं की ये पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, आतहा और ऊदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? यानी आल्हा और ऊदल ये जो दो वीर सरदार हैं किस रचना में हैं? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो आल्हा और ऊदल नामक ये दो वीर सरदार किसमें हैं? परमाल रासो नामक रचना में। ठीक है, इसी को आलखंड भी कहते हैं। और आल्हा छंद लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम क्या है? आलखंड भी है, यानी ये आल्हा छंद में लिखी गई रचना है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। ये 31 मात्राओं वाला छंद है। कौन? आल्हा। और जो युद्ध भूमि में योद्धाओं को जोश को जगाता है। आलखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट जी ने प्रकाशित करवाया था। और ये आल्हाखंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में आज भी गाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ का यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, स्वयंभू। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू नामक कवि को माना है, जबकि सरहपा को प्रथम कवि जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का माना है, जो कि यही सर्वमान्य रूप से माना भी गया है। फिर अगला प्रश्न है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। तो नाथ साहित्य के जो आरंभकर्ता है वो कौन है? गुरु गोरखनाथ। और नाथ साहित्य का आरंभकर्ता यानी गोरखनाथ को माना जाता है, लेकिन गोरखनाथ शिष्य किसके हैं? ये मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के। और ये हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव थे, यानी जो नाथ संप्रदाय के कवि थे वो जो है शिव की उपासना करते थे। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? मत्स्येंद्रनाथ हैं। और आरंभकर्ता कौन है? गुरु गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? विकल्प है आपके कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वो है पृथ्वीराज रासो। और ये क्या है? आदिकालीन रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? चंद बरदाई जी। खुमान रासो ये दलपत विजय की रचना है। और इनके रचयिता क्रमशः दलपत विजय और खुमान रासो, फिर नरपत नाल जी हैं। कामायनी क्या है? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। और किस युग में? छायावादी युग में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी को ही सर्वमान्य रूप से छायावाद का प्रवर्तक भी माना गया है। फिर अगला है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी। आगे के विकल्प हम देख लेते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी कहा गया है। और अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम भी कविता है, ये भी कहा गया है। लेकिन ये सब किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये दोनों कथन दिए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। फिर अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। तो ये पंक्ति जो है किसकी है? अमीर खुसरो जी की। अमीर खुसरो ये पंक्ति कब लिखते हैं? जब अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है, उस समय जो है ये पंक्ति लिखते हैं कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अवधी भाषा का। फिर अगला है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? विकल्प है आपके नरपति नाल्य, विद्यापति, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो। तो आदिकाल में जिस कवि ने खड़ी बोली में रचना की थी, शुरुआत की थी, जो हिंदी के प्रथम खड़ी बोली के कवि माने गए, उनका नाम क्या है? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जो असली नाम है वो क्या है? अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, नजराने हिंदी, हालाते कन्हैया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्त सिंह, जय सिंह, माधव सिंह। तो विद्यापति जो है बिहार के विपसी नामक गांव के रहने वाले थे। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। और ये कीर्त सिंह के दरबारी कवि थे। कीर्त सिंह के अतिरिक्त जो है ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के भी दरबार में कविता करते थे, उनके भी ये राज दरबारी थे। और ये आदिकाल के कवि हैं। किस काल के? आदिकाल के। इनके गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र। ये बिहार के दरभंगा जिले के, अभी हमने बताया, विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं पदावली, कीर्ति पताका, शैव, सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली इत्यादि हैं। जो पदावली है इनकी वो मैथिली भाषा में रचित है और विद्यापति की यही जो है इनकी प्रसिद्धि का कारण है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, जातीय कवि। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? जो सिद्ध और नाथ दोनों में आता है। सरयपाद, चरपड़ीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और कड़ैपा। तो सिद्धों और नाथों दोनों की सूची में आने वाले कवि कौन हैं? सरयपाद। सरयपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी पुकारा गया है, यानी इनके दो अन्य नाम भी हैं। और सिद्धों में सबसे पुराने भी हैं कौन? सरयपा। आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं, तो वो हैं सरयपा। और इनके लिखे जो है 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश इनकी सर्वप्रमुख रचना है और यही प्रसिद्ध है। फिर अगला है, आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो। तो आल्हा खंड के नाम से जो है जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है? परमाल रासो। और इसके लेखक हैं जगनिक, जिसमें लिखा है कि सदा तिरैया ना बन फूले, यारो सदा हरोना सावन होए, लाख बेंदुला बुढ़ा हुईगा, कम्मर बंधी रहा तलवार, अब ना रहे पान महुबे के, अब ना रहे खवैया जवान। ये सब क्या है? इसी आलखंड में लिखा हुआ है। और परमाल रासों में क्या है? आल्हा और ऊदल नामक जो है दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। और आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। फिर अगला है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे?
पृथ्वीराज चौहान, राजा जयसिंह, खुमार राजा, बीसल देव आदि। तो चंदबरदाई जिस राजा के दरबारी कवि थे उनका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। और ये रीतकालीन कवि बिहारी लाल हैं, ये जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। चंदबरदाई ने क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना की है। किसकी? पृथ्वीराज रासो। ये क्या है? महाकाव्य है। फिर अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के इस कथन का आशय क्या है? विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के अधिकतम पद श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो जिस आशय से शुक्ल जी ने यह कथन कहा है वो है विद्यापति के अधिकतम पद किस प्रकार के हैं? श्रृंगारी हैं। इस प्रकार इनकी रचना को आध्यात्मिक और भक्तिपरक तराजू पर तोलना ठीक नहीं है। फिर जो है अगला प्रश्न है, जैसे गाथा या गाहा कहने से पहले प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे गाथा या गाहा कहने से अपभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल का कथन ये किसके बारे में है? चौपाई या चौपई, रासो या रासक, दोहा या दूहा, छप्पे। तो उपयुक्त कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दोहा या दूहा छंद के बारे में है। फिर अगला है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर बूलर, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो पृथ्वीराज नामक विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित करने वाले जो हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर बूलर। और जो है पृथ्वीराज के जो विजय ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसके रचनाकार कौन है? जयानक नामक कवि। कौन है? जयानक। फिर जो है अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, परमात्म प्रकाश। तो गद्य और पद्य मिश्रित में यानी चंपू काव्य की जो रचना है उसका नाम क्या है? राउल वेल। और ये राउल वेल क्या है? प्राचीनतम हिंदी की कृति है। इसके लेखक कौन है? रोड़ा नामक कवि। और हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। नक्शिक का मतलब होता है जहाँ पर श्रृंगार का वर्णन करते हुए किसी नायिका के अंग प्रत्यंग यानी कि पैरों के नाखूनों से लेकर उसके सिर की चोटी तक का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, उसे ही नक्शिक वर्णन कहा जाता है। इस रचना में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें क्या है? राजस्थानी की प्रधानता है। और राउल वेल एक शिलांकित कृति है, यानी शिलाओं पर अंकित है। इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि है, अभी आपको बताया गया। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। कौन सी? वर्ण रत्नाकर। और इसका ढांचा विश्वकोश की तरीके से है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह क्या है? एक व्याकरण का ग्रंथ है। और इसकी रचना गोविंद चंद्र के सभा पंडित जो थे दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। और परमात्म प्रकाश ये जो क्या है पुस्तक किसकी है? जोइंदु नामक कवि की। फिर अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्रंथों के नाम क्या हैं? बीसल देव रासो, खालिक बारी, भारतेश्वर बाहुबली रास और दोहा कोश। तो ये खालिक बारी जो रचना है किसकी है विद्यार्थियों? अमीर खुसरो की। दोहा कोश किसकी रचना है? ये सरेपाद की। भारतेश्वर बाहुबली रास रचना किसकी है? ये शालिभद्र सूर्य की। और बीसल देव रासो रचना किसकी है? ये नरपति नाल की। तो इस प्रकार से जो है आपका ये विकल्प भी सही उत्तर माना जाएगा। फिर जो है दोहा कोश आपने देख ही लिया, कीर्तिलता ये विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न है जिसमें स्थापना है
और उसके कथन से उसकी पहचान आपको करनी है, यानी सही है कि गलत है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता, ये क्या है? तर्क है। और फिर है लिखा, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें क्या है? जो कथन यानी कि स्थापना है वो पूरी तरीके से गलत है, और जो तर्क दिया गया है वो आपका सही है। अर्थात इसमें विकल्प ए सही है, जिसमें क्या है? ए गलत है और आर सही है। यही आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? विकल्प है आपके वज्रयानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। तो गोरखनाथ जी की जो साधना पद्धति है उसका नाम क्या है? हठ योग साधना, जिसमें हा का अर्थ सूर्य होता था और ठा का अर्थ चंद्रमा होता था। यानी योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठा का अर्थ क्या है? चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग नाम दिया गया है। और गोरखनाथ को क्या है? नाथ साहित्य का, नाथ पंथ का आरंभकर्ता भी माना जाता है। अगला है, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? जोइंदु, राम सिंह, जिनीदत्त सूरी, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? राम सिंह की। और ये आदिकालीन कवि हैं कौन? मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। किस प्रकार के? रहस्यवादी। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव यानी जन्म काल कब मानते हैं? 1057 के लगभग। फिर जो है अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर वास्तव में मुझसे तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे क्या है? हिंदवी में पूछो। किसमें? हिंदवी में। इसके लेखक कौन है, यानी किसने कहा है? कल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो यहाँ जो विकल्प ए है ये लल्लू लाल होगा। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, इस कथन के लेखक कौन है? अमीर खुसरो जी। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं ये अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है, वास्तविक मतलब असली नाम। और खुसरो को क्या है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्यता दी गई है। और पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ढकोसले इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, देसिल बैना सब जन मिठा तई तईसन जपो अवहट्टा, यानी देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन हैं? शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद वरदाई, विद्यापति। तो देसिल बैना सब जन मिठा, यानी देसी भाषा के बैन बातें कैसी होती हैं? मीठी और मधुर होती हैं, उसमें मिठास पाई जाती है। ये कथन किसका है? विद्यापति जी का। आगे हम बढ़ते हैं। विद्यापति ये क्या थे? ये शैव थे, यानी शिव के उपासक थे। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये पदावली। इनकी प्रथम दोनों रचनाएं यानी कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अवहट्ट भाषा में हैं, पदावली इनकी मैथिली भाषा में है। और विद्यापति की जो पदावली है यही इनकी प्रसिद्धि का क्या है? प्रमुख आधार है। फिर अगला प्रश्न है, शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? विकल्प हैं आपके महाकाव्य, सुभाषित ग्रंथ, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। तो शारंगधर पद्धति को किस विधा में रखा गया है? ये सुभाषित संग्रह यानी कि सुभाषित यानी अच्छी बातों के लिए इसको रखा गया है। और शारंगधर में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। शारंगधर पद्धति ये जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन हैं? शारंगधर माने जाते हैं। ये क्या है? एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। कौन? शारंगधर जी, जिन्होंने शारंगधर पद्धति नामक ग्रंथ को लिखा है। फिर जो है अगला प्रश्न है आपका, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं रहीम, सुंदरदास, जयदेव और विद्यापति। तो हिंदी साहित्य में जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है वो कौन है? ऐसे
विद्यापति जी। और विद्यापति जी क्या है? ये आदिकाल के कवि हैं। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली की रचना की जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और इसी के कारण जो है विद्यापति प्रसिद्ध हुए, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना गया है। और इनको तमाम सारी उपाधियां दी गई है, जैसे कि अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन। तो ये सभी उपाधियां किसकी हैं? विद्यापति जी की, जो समय समय पर तमाम सारे विद्वानों ने इनको प्रदान की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको सत्र बहुत पसंद आएगा और आपकी परीक्षाओं में काम आएगा। इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अधिकतम लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिकतम साथियों को अपने हमारे चैनल के ऊपर जोड़ते रहें, जिससे आने वाले समय में हमें ऊर्जा मिलती रहे, आत्मबल मिलता रहे, ताकि हम आगे की कक्षाएं और भी मेहनत के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पाएँ। मिलेंगे हम आपको फिर अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।